पूजा क्या कर रही हो, जल्दी खाना बनाओ, बारिश और आंधी तेज हो रही है, मुझसे ये छाता संभल नहीं रहा है। 50 सदस्यों का खाना बनाना आसान है क्या निधि? अभी थोड़ी देर यूं ही आंधी बारिश में छाता कसकर पकड़कर खड़ी रहो। क्या मेरी तरह आप भी यही सोच रहे हैं कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो पूजा और निधि इतनी तेज आंधी बारिश में 50 सदस्यों का खाना आंगन में बैठकर चूल्हे पर बना रही हैं? अगर हाँ तो चलिए आप भी मेरे साथ कहानी में थोड़ा पीछे आओ। बहुरानी कलश गिराकर घर में रह रहे बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर घर के अंदर आओ। अब पूजा आगे आगे और निधि उसके पीछे पीछे। सभी का पैर छू रही होती है कि तभी पूजा का पैर निधि के हाथ पर पड़ता है। निधि चिल्लाती हुई, हाँ जेठानी जी, मार डाला आपने तो, मेरी तो उंगलियां ही सुन्न हो गई। सॉरी देवरानी जी, इतने सारे जनों का पैर छूते छूते मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारा हाथ कब मेरे पैर के नीचे आ गया। चलो चलो कोई बात नहीं, इतनी छोटी मोटी चोटें लगती रहती है। अगले दिन सुबह देवरानी जेठानी रसोई में सब्जियों को काट रही होती हैं। अरे बहू, तुम दोनों सब्जी भी काटने लगी, मैं तो बताना ही भूल गई कि सब्जी रसोई में बहुत कम थी। नहीं माँ जी, इतनी सब्जी थी कि हमारा पूरा परिवार खा लेता। अरे बहू, तुम ये 2 सब्जी में अपना 30 से 40 जनों का परिवार खिला लेती। क्या 30 से 40 जनों का परिवार? इसका मतलब बाहर बैठे वो लोग मेहमान नहीं, घर के सदस्य हैं। अच्छा माँ जी, 30 से 40 जने। हाँ, फिर तो जरूरत पड़ेगी। लाइए आप इन्हें यहाँ रख दीजिए, पकड़ो जल्दी से बना लेना। अब दोनों देवरानी जेठानी कई तरह की सब्जियों को काट कर धोकर बना रही होती हैं। करीबन 1 घंटे बाद निशा और पूजा रसोई में आती हैं। भाभी, अब तक खाना नहीं बना क्या? और कितना टाइम लगेगा भाभी? मुझे और भैया को ऑफिस जाना है। बस बन ही गया था, तो थोड़ी देर का समय और दे दो। अब पूजा और निधि 2-2.5 घंटे का समय लेकर पूरे परिवार का खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। अब इतना बड़ा परिवार होने के कारण सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठ पाते, इसीलिए एक तरफ आधे सदस्य का खाना निधि चटाई पर लगाती है, दूसरी तरफ पूजा बाकी सदस्यों का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। बहू, खाना तो ठीक है, बस नमक कम है। हाँ बहू, नमक मिर्च का हिसाब बहुत गड़बड़ाया हुआ है खाने में। सिया, मुझे जरा दाल मखनी देना। उसके बाद भाभी, इस तरफ चटाई पर हमें भी दाल दे देना। अब सब्जी खराब है तो दाल तो खा ही सकते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी दौड़ के चटाई के पास तो दौड़ के डाइनिंग टेबल के पास भाग भाग कर घर वालों को खाना खिलाती हैं। तभी कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। बहू, दरवाजा खोल, कब से डोरबेल बज रही है? जी माँ जी, अभी खोलती हूँ। पूजा और निधि आकर दरवाजा खोलती हैं, जहाँ उनकी दोनों शादीशुदा नंद अपने पति, सास और बच्चे को लेकर दरवाजे पर खड़ी होती हैं। आशा ये देख के, अरे मेरी दोनों पोती यहाँ अचानक। हाँ दादी, हम दोनों बहन के पति को छुट्टी नहीं मिल पाई थी ना शादी के समय, इसलिए हमने सोचा कि अब जब छुट्टी मिल गई है तो शादी के अगले दिन ही पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई। दूर खड़ी निधि, 41, 42, 45, हे भगवान, ये तो पूरे 50 जने हो गए। इसका मतलब अब हम दोनों देवरानी जेठानी को अकेले 50 जने का खाना बनाना पड़ेगा। अगले दिन देवरानी जेठानी 50 लोगों का खाना रसोई में बना रही होती हैं कि तभी वहाँ पर राधिका और रूपा आकर, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं गैस पर खाना मत बनाना, क्योंकि हमारा पूरा परिवार गाँव से है और हम सबको चूल्हे का खाना खाने की आदत है। तभी वहाँ आती सुषमा। हाँ बहू, और मैंने भी आंगन में मिट्टी लाकर रख दिया, जा सबका खाना चूल्हे पर ही बना देना। एक और बात भाभी जी, मेरी सास की टीलबोन में शिकायत है, इसीलिए वो डाइनिंग टेबल पर नहीं अपने कमरे में ही खाना खाएंगी। ठीक है, हम उनका खाना कमरे में ही पहुंचा देंगे। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई से मसाले के डिब्बे, जरूरी सामान उठाकर आंगन में आती हैं और मिट्टी से चूल्हा तैयार करती हैं। चूल्हा बन गया, अब खाना बना लेते हैं। निधि और पूजा जैसे ही खाना बनाने के लिए लकड़ियां जोड़ती हैं कि तभी तेज तेज आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और तेज तेज बारिश आने लगती है। अरे निधि, बारिश तो बहुत तेज आ रही है। चलो थोड़ी देर वहाँ खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ घर के सदस्य, सुषमा जी, अब तक खाना नहीं बना क्या? बन गया होगा, रुकिए मैं देख कर आती हूँ। बाहर आकर सुषमा, अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी यहाँ क्यों खड़ी हो? सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे तो तुम मेहमानों के आगे हमारी नाक कटवा दोगी। पर माँ जी, बारिश हो रही है। अरे इतनी भी बारिश नहीं हो रही, थोड़ा दिमाग लगाओ और खाना बनाओ। जाओ कमरे से छाता लेकर आओ। अब पूजा कमरे से छाता लेकर आती है और निधि छाता पकड़ती है। वहीं तेज बारिश और आंधी में पूजा खाना बनाती है, तब छाता पकड़ के दोनों देवरानी जेठानी खाना घर में लाती हैं। फिर वो दोनों आधे सदस्य का खाना डाइनिंग टेबल पर, आधे सदस्य का खाना जमीन पर, वहीं दोनों बड़ी नंदों की सास का खाना उनके कमरे में देकर आती हैं। देवरानी जी में तो हवा टाइट हो गई है। हवा टाइट नहीं होगी तो और क्या ही होगा जेठानी जी। पहले तो हम जेठानी देवरानी अकेले 50 जनों का खाना बनाती हैं, उसके बाद 50-50 जनों को अलग अलग जगह पर जाकर खाना खिलाती हैं। तभी कमरे में बैठी पुष्पा, बहू रोटी खत्म हो गई, जरा भिजवाना। भाभी, माँ को रोटी पहुँचा दो जरा। छोटी मामी मुझे भी खाना दीजिए ना, मैं खेल खेल कर खाना खाता हूँ। रुको, मैं अभी तुम्हें खिलाती हूँ।
अब कमरे में रोटियां पहुंचाने के बाद निधि बच्चों को भी चक्कर काट काट कर खाना खिला रही होती है। अब अगले दिन पूजा और निधि मिलकर चूल्हे के पास एक पन्नी का तिरपाल लगा देती हैं। ये ठीक किया बहू, अब इस तिरपाल के नीचे बैठकर तुम आराम से चूल्हे पर खाना बना पाओगी। माँ जी। अब दोनों देवरानी जेठानी चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है कि तभी अचानक फिर से बादलों में बिजलियां फटने लगती हैं और तेज तेज धूल मिट्टी के साथ आंधी शुरू हो जाती है, जिससे आसपास का सारा कूड़ा आकर चूल्हे के पास इकट्ठा हो जाता है। अरे ये क्या, आंधी के कारण दुनिया भर का कूड़ा कचरा हमारे चूल्हे के पास आकर इकट्ठा हो गया है, खाना भी गंदा हो गया है। चलो अब पहले से साफ करते हैं, फिर दूसरा खाना बनाएंगे। अब झाड़ू लगाकर पूजा और निधि सारा कचरा साफ करती है और फिर से खाना बनाना शुरू करती है कि तभी इस बार बिजली कड़कने के साथ साथ तेज तेज बारिश भी आनी शुरू हो जाती है, जिससे सारे बने हुए खाने में पानी भर जाता है। हे भगवान, गरीबी में आटा गीला, इतनी मेहनत से दूसरी बार खाना बनाया था वो भी खराब हो गया। तभी वहां आता राम और विजय। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया? जी खाना तो बन गया था, पर थोड़ी देर पहले इतनी तेज आंधी और बारिश आई कि सारा खाना खराब हो गया। आप बोलिए ना माँ जी को कि हमें घर में खाना बनाने दें। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है बाहर खाना बनाना, और वैसे भी गर्मी का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तुम्हें तो मजा आना चाहिए यहाँ खाना बना के। अब जैसे तैसे बारिश में भीगती हुई खाना बनाकर दोनों देवरानी जेठानी घर के 50 सदस्यों को खाना खिलाती हैं। इसी तरह अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं कि तेज बारिश पर आंधी में उनका बना बनाया खाना हवा में उड़ के पड़ोस की बिमला के मुंह पर गिरता है। सब्जी से लथपथ हुई बिमला सुषमा के घर आकर, ये क्या तरीका है सुषमा तेरी बहू का खाना बनाने का? आज तेरी बहू के चक्कर में गरम गरम खाना मेरे शरीर पर गिर गया। गलती हो गई बिमला, माफ कर दे, ये मौसम भी तो आजकल अचानक ही खराब हो जाता है, इस बार छोड़ दिया पर आगे हुआ तो अंजाम बुरा होगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी परिवार के सदस्यों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। तभी एक दिन जब दोनों देवरानी जेठानी चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही होती हैं कि तभी अचानक से तेज तेज आंधी और बारिश शुरू होती है, जिसके कारण पड़ोस की छत पर लगा एंटीना हवा में उड़ता हुआ आकर पूजा और निधि के सर पर गिरता है, जिससे उन्हें गहरी चोट आती है। पड़ोस की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाती है। घर के 50 सदस्य भी बाहर आते हैं। हाँ राम, दोनों बहू के सर पर तो बहुत गहरी चोट आई है। इन लोगों ने भी बहू का तमाशा बना कर रखा है। कसाई सास भी अपनी बहू पर इतना जुल्म नहीं करती होगी जितना तुम 500 सदस्य अकेली देवरानी जेठानी के ऊपर करती हो। पड़ोस के ताने सुनकर परिवार के हर एक सदस्य की आंखों में शर्मिंदगी होती है और वह अपनी बहू को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। सर पर गहरी चोट है, दवाइयों से रिकवर हो जाएगा, बाकी आप अपनी दोनों बहू को अच्छे से ध्यान से रखिए। बहू हमें माफ कर दो, हम कभी तुम्हारी परेशानियों को नहीं समझ पाए और आंधी बारिश जैसे भयंकर तूफान में भी तुम दोनों देवरानी जेठानी से 50-50 सदस्यों का खाना अकेले बनवाते रहे। हमें भी माफ कर दो भाभी, हमारी वजह से आपको खुले में खाना बनाना पड़ रहा था। कोई बात नहीं, आप सभी देर से ही सही पर हमारी तकलीफों को समझ पाए, हमारे लिए यही बहुत है। इस हादसे के बाद से घर का हर एक सदस्य पूजा और निधि का रसोई में मदद करवाने लगते हैं, जिससे अब उन्हें खाना बनाने के साथ साथ आराम करने का मौका भी मिल जाया करता था। बारिश में गरीब ससुराल में मिट्टी के चूल्हे पर पहली रसोई। बाहर बारिश हो रही होती है और काजल अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाने के लिए आरती की थाल सजा रही होती है, तो वहीं जब शांति चावल से भरा कलश दरवाजे पर रखती है तो सपना गाड़ी से उतरती है और उसका ड्राइवर छाता लिए उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। ये सब देख दरवाजे पर खड़ी दादी सास आशा मुंह बनाते हुए बोलती है, इस गरीब घर में अमीर घर की लड़की लेकर आए, टिक भी नहीं पाएगी, ये 10 नखरे होंगे इसके। माँ जी और कर भी क्या सकते थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब शांति अपने बेटे बहू का गृह प्रवेश करवाती है और बहू को उसके कमरे तक ले जाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार बाहर अपने कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाता है और अमित खाट पर बिस्तर लगाकर सपना से कहता है, सपना तुम इस खाट पर सो जाओ, खाट बहुत छोटी है, 2 जने नहीं सो सकते, इसलिए मैं जमीन पर सो जाऊंगा। अमित के बोलने पर सपना चुपचाप खाट पर लेट जाती है और उसे खाट पर नींद नहीं आती और उसे अपने मायके के मुलायम मखमली बिस्तर की याद आती है। तूने अपने पापा से जिद करी थी ना, देख आज वो ही तेरे लिए नया गद्दा लेकर आ गए हैं और ये बहुत मुलायम और मखमली है, इस पर सोने से तेरे शरीर में दर्द नहीं होगा, इस पर लेट कर देख। हाँ माँ, ये गद्दा परफेक्ट है, आज तुम्हें आराम से सोऊंगी। अपने मायके के दिन याद करके सपना सोने की कोशिश करती है, पर आधी रात को सपना के कमरे की छत टपकने लगती है और बारिश की कुछ बूंदें उसके ऊपर आती हैं, जिस वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अमित उठो, देखो मेरे ऊपर पानी की छींटें आ रही हैं। बाहर बारिश हो रही है, शायद इसी वजह से छत में सीलन आ रही है। सपना, हमारा घर बहुत पुराना है ना, इसलिए छत टपक रही है, पर तुम मेरी तरफ अपनी खाट करके सो जाओ, इधर बारिश का पानी नहीं आएगा। सपना आराम से सो सके इसलिए अमित उसकी खाट अपने बिस्तर के पास लगा लेता है। अब सपना आराम से सोती है और अगली सुबह शांति सपना के कमरे में आती है, जहां वो बैठकर मेकअप कर रही थी।
बहू, हमारे घर का रिवाज है, जब तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं छूट जाती हम उससे घर के काम नहीं करवाते। इसलिए कल तुम अपनी पगफेरे की रस्म पूरी करके आ जाओ, फिर करना अपनी पहली रसोई। वैसे भी हमारे घर में गैस सिलेंडर नहीं है, क्या पता इन 2 दिन में मैं तुम्हारे लिए गैस सिलेंडर भी ले आऊं। पीछे से आशा आती है। बहू, हमारे घर में तो ऐसी कोई रस्म नहीं रही। और रही पहली रसोई की बात, तो हमारे घर में जो मिट्टी का चूल्हा है बाहर आंगन में, बहू उसी पर अपनी पहली रसोई करेगी। आशा की बातें सुनकर सपना को काफी बुरा लगता है। अगले दिन सपना अमित के साथ अपने मायके जाती है, जहां उसकी माँ अपने कमरे में बैठाकर उसके ससुराल के बारे में पूछती है। मेरी बेटी कितने नाजों से पली बढ़ी और ऐसे गरीब घर में शादी कर ली। तेरे वो गरीब ससुराल वाले तुझे परेशान तो नहीं करते? तुझे किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? अगर है तो हमें बता। नहीं ना, वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है और वहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अमीर घर से हूँ ना, तो सब मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। आपको पता है, मेरे ससुराल में सब जमीन पर सोते, पर उन्होंने मेरे लिए गद्दा मंगवाया। सपना की बातें सुन उसकी माँ को काफी अच्छा लगता है, पर जब अमित ये सब देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो उसको उसके कमरे में ले जाकर अकेले में सपना से कहता है, सपना, ससुराल जाते ही तुम्हें सोने के लिए खाट दिया गया, तो मखमली गद्दे पर सोने वाली लड़की सारी रात खाट पर करवटें बदलती रही, और जब तुम्हें नींद आई तो बारिश की वजह से और छत टपकने की वजह से तुम्हारी आंखें खुल गई, फिर भी तुमने घर में सबसे झूठ बोला। अब जो है जैसा है वही मेरा ससुराल है, मैं अपने ससुराल की बुराई नहीं कर सकती। और वैसे भी वहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और रही दादी सास की बात, तो एक दिन में उनका भी दिल मैं जीत लूंगी और उन्हें साबित करके दिखा दूंगी कि मैं उनके घर में एडजस्ट हो सकती हूँ। कुछ ही देर में सपना अपने पति के साथ पगफेरे की रस्म करके अपने ससुराल जाती है, जहाँ कुछ दिनों बाद उसकी पहली रसोई होती है और काजल अपनी भाभी को आंगन में ले आती है, जहाँ जमीन पर मिट्टी का चूल्हा बना होता है और सिर के ऊपर तिरपाल लगा होता है और खाना बनाने का सारा सामान और सूखी लकड़ियां दीवार के एक साइड लगी होती हैं। भाभी, यही आंगन में मिट्टी का चूल्हा ही हमारी रसोई है। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी वरना दादी बहुत नाराज होंगी। अब आपको अकेले अपनी पहली रसोई करनी होगी। कोई बात नहीं काजल, मैं सब संभाल लूंगी। अब काजल वहां से चली जाती है और सपना सूखी लकड़ियां लेकर जैसे ही चूल्हा जलाने के लिए बैठती है, तेज आंधी तूफान चलने लगता है, जिस वजह से वो बार बार चूल्हा जलाती है और चूल्हा बुझ जाता है। तभी वहां शांति आती है। बहू, खुले में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में कई परेशानियां होती हैं। तुम एक काम करो, इस कपड़े को इन डंडियों के बीच बांधो, फिर आंधी तूफान से चूल्हा नहीं बुझेगा। शांति के कहने पर सपना ऐसे ही करती है और खराब कपड़े से आसपास के हिस्से को कवर कर लेती है, जिससे आंधी तूफान की हवा कम आती है और सपना चूल्हा जलाती है। पहली बार सपना चूल्हे पर खाना बना रही होती है और आग तेज होने की वजह से जब वो सब्जी बना रही होती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। कितना दर्द हो रहा है, क्या करूं? इस आग को कम कैसे करूं? भाभी, आप ठीक तो हैं? आग तो बहुत तेज है, इसमें 2 लकड़ियां निकाल कर इन्हें पानी में डाल दो। काजल के कहने पर सपना चूल्हे से 2 जलती हुई लकड़ियां निकाल कर पानी में डाल देती है और एक बार फिर खाना बनाने लगती है। उसका खाना बन जाता है और वो आसपास लगाई कपड़े हटा देती है, पर तभी हल्की हल्की बूंदें आने लगती हैं। अच्छा हुआ जो बारिश आने से पहले मैंने खाना बना लिया। बूंदाबांदी हो रही है, मैं एक एक करके सारा खाना घर में ले जाती हूँ, इससे पहले कि बारिश की वजह से मेरा खाना खराब हो। सपना सारा खाना एक एक करके अंदर घर में ले जाती है, पर क्योंकि रोटी खुले में होती है इसलिए ऊपर की 2 रोटी गीली हो जाती है, पर सपना ऊपर की वो रोटियां हटा देती है। कुछ देर में जब पूरा परिवार खाने को बैठता है तो वो सभी सपना की तारीफ करते हैं। भाभी, आपकी पहली ही रसोई में इतनी तेज आंधी तूफान चली, बारिश हुई, पर फिर भी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। माँ जी, अब क्या कहती हैं आप? पहली रसोई तो 2-4 आइटम बनाकर ये खुद को साबित थोड़ी ना कर सकती है कि ये हमारे घर में एडजस्ट हो जाएगी। वो तो जब ये यहाँ रहेगी तब पता चलेगा। और रही खाने की बात, तो खाना इतना भी बुरा नहीं है। मैंने सोचा नहीं था अमीर घर की लड़की हम जैसे गरीब घर में इतनी परेशानियों का सामना करके अपनी पहली रसोई भी कर पाएगी, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। आशा मनी मन सपना की तारीफ करती है, पर किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और बेचारी सपना आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती है। और जब खाना बन जाता है तो शांति के साथ आशा आती है और उसे ढेर सारे कपड़े धोने के लिए देती है। खाना तो तुमने बना लिया, अब कपड़े धोकर दिखाओ, वो भी हाथों से। हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन तो नहीं है। कोई बात नहीं दादी सासू माँ, मैं धो लूंगी। मुझे कपड़े धोने नहीं आते, कैसे करूंगी मैं? इतना कहकर सपना कपड़े उठाती है और नलके पर लेकर जाती है। पसीना धूप से परेशान वो नलका चलाती है और फिर हाथों से रगड़ कर कपड़े धोती है। और ये सब आशा छुप कर देखती है। जैसे जैसे कपड़े धोकर सुखाकर वो अंदर जाती है, फिर तेज हवा चलती है और कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब सपना बेचारी उन्हें फिर धोती है। जहां सपना परेशान थी वहीं आशा उसकी लगन देखकर खुश थी और आखिरकार उसके कपड़े सूख जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब रसोई के साथ साथ सपना को घर की बाकी जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं।
सास उसे 1000 रुपए पकड़ाती है और खाट पर बैठी दादी सास उसे 1000 रुपए में ही महीने भर का राशन लाने को कहती है। तो सपना 1000 रुपए और थैला लेकर राशन की दुकान पर जाती है और 1000 रुपए में महीने भर का राशन लाती है। देखिए दादी सासू माँ, मैं सारा राशन ले आई और ये 50 रुपए भी बच गए। मैं सस्ता और अच्छा सामान लाई हूँ, देख लीजिए। इतना कहकर सपना कमरे में चली जाती है और दोनों सास मिलकर सामान देखती हैं। जहां शांति खुश होती है वहीं दादी सास हैरान हो जाती है। वहीं कमरे के दरवाजे से ये सब सपना देखती है और मन में कहती है, भला हो उस औरत का जिसने मेरी मदद की। अब तो दादी सासू माँ मुझे अपना लेंगी। बारिश में मिट्टी के चूल्हे पर पहली रसोई, फिर ढेर सारे कपड़े धोकर और 1000 रुपए में राशन लाकर सपना ने दादी सास को थोड़ा बहुत तो इम्प्रेस कर लिया था। पर अभी तक उन्होंने सपना को अपनाया नहीं था, इसलिए वो कोशिश करती रहती है और बारिश से लड़कर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती रहती है। पर आज जब सपना खाना बनाने के लिए जाती है तो बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश से बचने के लिए सपना अमित से कुछ बड़ी पन्नी मंगवा कर तिरपाल के नीचे एक टेंट बनाती है जिससे पानी अंदर नहीं आता। कर लिया मैंने बारिश से बचकर खाना बनाने का जुगाड़। अब मैं आंगन में लगे इस टेंट में आराम से खाना बना सकती हूँ, पर सामान रखने की कोई जगह नहीं। सारा सामान जमीन पर होता है और बारिश की वजह से जमीन पर पानी जम जाता है। जमीन पर जमा पानी देख सपना खड़े होकर आसपास देखती है और उसकी नजर 2 खराब लोहे की टेबल पर पड़ती है जो उसकी एक पड़ोसन के घर के बाहर होती है। अमित जी, आप उन आंटी से उनके वो खराब टेबल मांग लीजिए ना, मेरे बहुत काम आएंगे। पर आखिर वो खराब टेबल तुम्हारी किस काम का? पर कोई बात नहीं, मैं अभी मांग कर लाता हूँ। अमित बारिश में भीगता हुआ बाहर जाता है और पड़ोसन से उसका खराब टेबल लेकर आता है। जहां सपना उस खराब टेबल को अपने टेंट के अंदर ले जाती है, उसको मिट्टी से लीपती है और फिर उसे सुखाकर उसके ऊपर चूल्हा रखती है और फिर पानी साफ कर आराम से खड़ी होकर खाना बनाती है और बना हुआ खाना दूसरी टेबल के ऊपर रखती है। जिसके बाद वो अच्छे से अपने टेंट किचन को सजाती है ताकि वो बारिश की वजह से खराब ना हो। कुछ देर में जब पूरा परिवार खाने को बैठता है तो अमित सपना की तारीफ करते हुए कहता है, सपना, जैसे तुम मेरे घर में इतनी परेशानी का सामना कर रही हो, वैसे ही कुछ परेशानियों का सामना करके मैंने भी एक अच्छी नौकरी तलाश ली है। अब एक एक करके घर में वो सारी चीज आएंगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। तेरी बीवी ने ऐसा भी कौन सा तीर मार दिया जो तू उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है? माँ जी, ये तो आंगन में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। शांति के कहने पर आशा आंगन में जाती है जहां वो टेंट की बनी एक छोटी सी रसोई देखती है। शांति जब रसोई में जाती है तो वो देखती है कि सपना ने सब कुछ काफी अच्छे से अरेंज कर रखा है। ये देख आशा का दिल पिघल जाता है और वो सपना को गले लगाकर उससे कहती है, बहू, मैंने तुझे घर के हर काम में परखा और तूने साबित कर दिया। एक अच्छी बहू अमीर घर से आया गरीब घर से, वो घर को अच्छे से संभालना जानती है। इस तरह सपना आशा का दिल जीत लेती है, जिसके बाद एक पक्की रसोई बनवाई जाती है और इस तरह एक एक करके घर में गैस, चूल्हा, बेड, गद्दा जैसी जरूरत की चीज आने लगती हैं। इसकी जरूरत सपना को होती है।